हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक उत्तराखंड के इतिहास से ही रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उत्तराखंड का इतिहास पढ़ने से पहले हमें भारत का संक्षिप्त विवरण जानना होगा, क्योंकि अगर जब तक आप भारत का संक्षिप्त विवरण नहीं पढ़ेंगे तो उत्तराखंड के इतिहास को रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि संबंध बनाना ज़रूरी है, संबंधों से चीज़ें याद होती हैं, कुछ कहानियाँ बनानी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है, तो संपूर्ण इतिहास ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा बहुत अपने बीए जो बीए करते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वहाँ हिस्ट्री होती है, वहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पीसीएम 12th में पीसीएम से पास किया है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। 6th 7th 8th में कौन याद करता है, कहाँ ध्यान देता है कोई। ठीक है, इसलिए पहले आपको थोड़ा बहुत भारत का इतिहास पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे भारत को बांटा गया है, कौन कौन से वंश रहे, इस तरह से। अगर आपको यह सब पता है तो आप रटोगे नहीं, पढ़ोगे। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप 100% चीज़ें रटोगे, और रटी हुई चीज़ें मैक्सिमम 3 महीने तक याद रहती हैं, आप कितना भी रट लो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे भारत का इतिहास शुरू करते हैं। तो देखिए, दोस्तों, भारत जो है बहुत बड़ा है, उसका इतिहास भी बहुत बड़ा है। तो भारत को सरल बनाने के लिए इतिहासकारों ने भारत को 3 कालखंडों में विभाजित किया। ठीक है, जिसे पहला नाम दिया गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और जो तीसरा नाम था वो आधुनिक इतिहास था। फिर अब जब ये बड़ा था तो इसका समय पीरियड भी बड़ा है, तो समय पीरियड के आधार पर क्या कहा गया, प्राचीन इतिहास में उन चीज़ों को रखा गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद के सालों से। तो यहाँ लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है समय पीरियड, और कब तक, 8वीं सदी तक। ठीक है, मतलब वही हर्षवर्धन के काल तक, जहाँ तक ये जो अरबों का आक्रमण नहीं हुआ था वहाँ तक। ठीक है, तो 7वीं 8वीं शताब्दी तक हमारा प्राचीन इतिहास है। फिर दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था, अरबों का आक्रमण होने लगा था। जो अरब देश है ना, भारत का जो अरब साइड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, यहाँ से अटैक होने लगे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है 8वीं सदी से 70वीं सदी तक लगभग लगभग। ठीक, और उसके बाद हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे 16वीं सदी से। यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का आगमन था वो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन इतिहास में हमें वास्तव में पढ़ना क्या क्या है, एक झलक। तो प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राक इतिहास के बारे में। तो प्राक इतिहास के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आद्य इतिहास के बारे में हम केवल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और ऐतिहासिक इतिहास में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, जिसका सीधा संबंध उत्तराखंड के इतिहास से है। फिर महाजनपदों का उदय, तो ये इसका भी संबंध उत्तराखंड के इतिहास से है, क्योंकि एक जनपद था जिसे उत्तर कुरु जनपद कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड उसी में सम्मिलित था। ठीक, फिर उसके बाद हम मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का जो अशोक है और चंद्रगुप्त मौर्य है, पूरे भारत पर प्रशासन किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे भी शासन रहा होगा। हालांकि उत्तराखंड की जो भूमि थी वो काफ़ी कठिन थी। ठीक है, यहाँ पे जीवन इतना संभव नहीं था, तो शासन उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन फिर भी अशोक जब था तो शासन था, क्योंकि वहाँ पर उसने, जो देहरादून है, कालसी एक जगह है, कालसी अभिलेख भी लगवाया था। ठीक है, फिर उसी के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद ही तो सब कुछ गड़बड़ हुआ। फिर वर्धन वंश, हर्षवर्धन के बाद तो फिर ये मान लो कि भारत में जो एक महान शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, महान शक्ति खत्म होने के बाद ही फिर मध्यकालीन इतिहास आ जाता है। मध्यकालीन इतिहास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर अरबों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है। जो अरब लोग थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी। तो उन्हीं में से एक राजा ने यहाँ के राजा को हरा दिया, जो हमारा तराइन का युद्ध था ना,
तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो जो पृथ्वीराज चौहान था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तो वहाँ पर तो वो जीत गया था, लेकिन ठीक दूसरे साल बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया मोहम्मद गौरी से, और फिर वहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर अरबों का शासन हो गया। अरबों में फिर हमने गुलाम वंश वगैरह आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, कौन था? लोदी, मोहम्मद लोदी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको बाबर ने हरा दिया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, उसने उसको हरा दिया और मुगल वंश की नींव पड़ गई। इस तरह से फिर मुगल वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब, तो उसने शासन व्यवस्था बनाए रखी, लेकिन जैसी औरंगजेब गद्दी से हटा तो ब्रिटिशों ने हमला बोल दिया, और ब्रिटिश जो थे बहुत चालाक थे, तो इन्होंने टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो इन्होंने 1757 में बंगाल पर आक्रमण कर लिया, सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर, और इसी के बाद बक्सर का युद्ध किया। तो बक्सर का युद्ध 1764 में, और बक्सर का युद्ध हारने के बाद फिर पूरा दिल्ली अंग्रेज़ों के अधीन चला गया, और इस तरह से पूरा भारत गुलाम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो रहा ये हमारा एक संक्षिप्त विवरण, मतलब बहुत मोटी मोटी चीज़ें, ठीक। तो इसी में थोड़ी सी और डीपली चीज़ें पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। चलिए, तो प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। अधिकांश किताबों में प्राचीन इतिहास को प्रागैतिहासिक काल ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो प्राक इतिहास, और एक आद्य इतिहास, तो एक ऐतिहासिक इतिहास, जिसे ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। तो ये बांटने का कुछ आधार रहा होगा। तो इतिहासकारों ने क्या माना कि पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए, ठीक है। खुदाई के दौरान कुछ पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए। अब यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, जैसे कि मानव की खोपड़ी, कंकाल, तंत्र वगैरह, पत्थरों के औजार, ये सब मिले, लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला। जब लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला तो इसको कह दिया कि भैया ये प्राक इतिहास है, ठीक है। उसके बाद आद्य इतिहास की बात करें तो यहाँ पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, ठीक, लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है। तो फिर इसको हमें आद्य इतिहास में डाल दिया गया, ठीक है। अगर इसमें बात करें आद्य इतिहास की, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक। और जो ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, और इनको पढ़ा भी जा सका था, ठीक है। इनको हम पढ़ भी सकते थे आराम से। तो जो सबसे पहले जो एक जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था, उसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये इम्पोर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप। वैसे तो हम विस्तार से इतिहास को पढ़ेंगे, भारत के इतिहास को, ठीक है। यहाँ पर संक्षेप में बता रहा हूँ, तो थोड़े से जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे और इनका नाम बार बार आएगा, तो उनको याद भी कर लेना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? प्राचीन इतिहास, ठीक है, इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा गया: प्राक इतिहास, आद्य इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास। तो प्राक इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, ठीक है, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य इतिहास में हमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन हमें इनको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। कोई भी जो भी साक्ष्य मिले पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी जो लिपि है वो कुछ अलग तरह की है। और ऐतिहासिक इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, तो उनको हमने पढ़ भी लिया, ठीक है, और लिखित साक्ष्य को भी पढ़ लिया, सब कुछ ठीक रहा। यहाँ अगर इसके काल की बात करें तो जो हमारा मौर्य वंश, बौद्ध का जो समय था और जैन धर्म का जो समय था, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है।
अगर कुछ और बात करें तो यहाँ पे वस्तुओं के आधार पर भी एक इतिहासकार हैं थॉमसन नाम से, उन्होंने अपनी पुस्तक में इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। किसके आधार पर? औजारों के आधार पर या फिर धातुओं के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वस्तु के आधार पर कहा कि जो औजार हैं, जो सबसे पहले औजार कैसे पाए गए होंगे, तो पाषाण। पाषाण माने पत्थर। ठीक है, तो इसे पाषाण काल कह दिया। कांस्य युग, यहाँ पर हमारा तांबा प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो वैसे भी सबसे पहली जो धातु है मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। तो उसे कांस्य युग कह दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, और जो ऐतिहासिक काल है इसे हम लोह युग कहते हैं। लोह युग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1000 ईसा पूर्व जो था, लोह का आगमन हो गया। ठीक है, वहीं से फिर लोह का आगमन हो गया तो इसे लोह युग कह दिया। तो अब यहाँ पाषाण काल को भी देख लेते हैं। पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो क्या क्या है? एक है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और एक नवपाषाण काल। अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें तो ये सबसे पुराना जो टाइम पीरियड है वो वाला है, मतलब कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो 25 लाख ईसा पूर्व से मान लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक, लगातार भारी वर्षा हुई, लगातार भारी वर्षा के बाद पृथ्वी ठंडी हुई, उसमें भू प्रॉपर्टी की परत जमी। ठीक है, फिर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जीव उत्पन्न हुए, उन्हीं जीवों में से एक मानव उत्पन्न हुआ। मानव पहले आदि मानव था। आदि मानव के बाद मानव ने धीरे धीरे विकास किया और फिर अपना पेट भरने के लिए शिकारी बना। ठीक है, तो पहले वो शिकार करता था, और शिकार करने के साथ अब शिकार किससे करेगा? तो औजारों से करेगा। तो उसने क्या बनाए? क्वार्टाइज, मतलब पत्थरों को, क्वार्टजाइट बोलते हैं इसको, पत्थरों को काट कर हथियार बनाए। तो पहले हथियार बनाना, उसे पेट भरना था, तो भूख अपनी जो भूख होती है अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। जैसे जैसे मानव का विकास होने लगा तो उनका भी दिमाग का डेवलपमेंट होने लगा, ज़रूरतें बढ़ती गईं, विकास होता गया। तो पहले उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए, फिर बाद में यही चीज़, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में आकर, ठीक है, चेंज हुई कुछ। उन्होंने क्या किया? पहले जो बड़े औजार बनते थे पत्थरों के, उन्हें छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू किए, माइक्रोलिथ, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए लिखा रहा हूँ ये माइक्रोलिथ। इन्हें सूक्ष्म पाषाण कहते हैं, सूक्ष्म पाषाण कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब का समय था? 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व का, जबकि पुरापाषाण काल था हमारा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर आता है नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल है 10,000 साल से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। इसी काल में हमारी रामायण और महाभारत की भी घटना घटित हुई है, और इसी काल में हमारी कृषि की शुरुआत हुई है, और इसी काल में हमारा स्थायी जीवन शुरू हुआ। स्थायी जीवन शुरू क्यों हुआ? तो भैया, जब कृषि की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है स्थायी जीवन अपने आप ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, और स्थायी जीवन के साथ आग का भी उपयोग सीख लिया इन्होंने। पहले आग का उपयोग नहीं जानते थे। ठीक है, जानकारी थी आग की कि आग है, भागते थे, लेकिन आग का उपयोग कब सीखा? तो नवपाषाण काल में। मतलब इंसान ने नवपाषाण काल में आकर अपना पूरा डेवलपमेंट कर लिया था। फिर आग के बाद इन्होंने पहिए का भी आविष्कार कर लिया, और पहिए का जो आविष्कार हुआ फिर तो पूरा जगत बदल गया। बर्तन भी बनने लगे, कुम्भकारी भी ज्ञान आ गया, फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फिर चक्की। अगर आप यकीन मानो तो कोई भी चीज़ देख लेना, बिना पहिए से चल ही नहीं रही है, सब कुछ पहिए पर डिपेंड है। तो ये सबसे बड़ी खोज थी पहिए का आविष्कार। तो ये नवपाषाण काल में हुआ, सब कुछ नवपाषाण काल में। सबसे इम्पोर्टेंट है नवपाषाण काल। ठीक है, अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन का जो
स्टार्टिंग था वो मध्य पुरापाषाण काल में हो गया था। पुरापाषाण काल में तो पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था। केवल पुरापाषाण काल में क्या करते थे, ये शिकार करते थे और हथियार बनाते थे। वो भी कैसे, मोटे मोटे से पत्थरों के मोटे मोटे हथियार, जिन्हें क्वार्टजाइट कहा जाता था। फिर उन्हीं को धीरे धीरे उन्होंने डेवलप किया और माइक्रोलिथ, सूक्ष्म छोटे छोटे बनाने लगे। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे हथियार बनाते बनाते क्या होता था, हथियार टूट जाते थे। तो इन्होंने फिर मजबूत पत्थरों को ढूंढना शुरू किया। तो फिर मजबूत पत्थर कैसे होंगे, तो सिलेट के जो पत्थर होते थे, ठीक है, जो मजबूत टाइप के पत्थर होते थे, उनसे हथियार बनाने शुरू किए। तो एक हथियारों से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका ध्यान रखना। और क्लास तो ये बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन हम आज ही भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे, इसलिए आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसी के आगे और देखते हैं। इतना सब आप नोट कर लीजिए और